इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से जो कश्मीर से आ रही है, जहां शोपियां में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। इनमें से 2 आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे। बताया जा रहा है कि शोपियां के मनिहाल इलाके में यह एनकाउंटर आधी रात को करीब 2 बजे शुरू हुआ। आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया गया। सुबह 6:30 बजे पहले 2 आतंकियों को मार गिराया गया और फिर खबर आई कि तीनों आतंकियों को मार गिराया गया है। हालांकि पूरे इलाके में अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। मंजूर मीर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजूर, क्या अपडेट्स इन तीनों आतंकियों से जुड़े मिल पाए हैं? देखिए, सुरक्षा बलों को एक हफ्ते के भीतर ये दूसरी बड़ी अहम कामयाबी मिली है कि 3 मिलिटेंट्स मारे गए हैं। बीती रात को सुरक्षा बलों को ये सूचना मिली थी कि इस इलाके में 2 से 3 मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं, जिसके आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया और सुबह 6 बजे के आसपास जो है मुठभेड़ शुरू हुई। तीनों मिलिटेंट जो है मारे गए हैं। तीनों मिलिटेंटों के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है, लेकिन इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर जारी है। हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट को सील कर दिया गया है और इलाके में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई है, क्योंकि इस इलाके में जो है एक हफ्ते के भीतर ये दूसरी बड़ी मुठभेड़ है जिसमें सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। 3 मिलिटेंट्स बिना किसी नुकसान के मार गिराए गए हैं, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी बड़े पैमाने पर जारी है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कहीं और मिलिटेंट इस इलाके में छुपे हुए तो नहीं है। जी बिल्कुल मंजूर, हफ्ते भर के भीतर दूसरी बड़ी कामयाबी, बिना किसी नुकसान के 3 आतंकियों को मार गिराया गया। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री जयंत पाटिल ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख इस्तीफा नहीं देंगे। जयंत पाटिल का बयान शरद पवार के घर हुई मीटिंग के बाद आया। अनिल देशमुख जो गृह मंत्री है, उनके इस्तीफे का अभी कोई सवाल उद्भवता नहीं है। 100 करोड़ रुपए के वसूली के आरोपी महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की अटकलों को विराम लगाते हुए महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री जयंत पाटिल ने साफ किया कि मामले की जांच जारी है। उससे पहले गृह मंत्री के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। अनिल देशमुख की रेजिग्नेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी एटीएस पूरा छानबीन के तपास कर रही है और हमें पूरा विश्वास है कि उसमें से हम कल्प्रिट कौन है वो जल्द से जल्द ढूंढ के निकालेंगे। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के लेटर बम से सियासी भूचाल को शांत करने और डैमेज कंट्रोल करने एनसीपी के चीफ शरद पवार को खुद मैदान में उतरना पड़ा। यहां तक कहना पड़ा कि इस्तीफा लेना या नहीं लेना सीएम की जिम्मेदारी है। बात ऐसी कि उनका इस्तीफा लेना या इन ये डिसीजन डेफिनेटली मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, वो लेंगे। हमसे बात करने के बाद लेंगे, हम इस पर डिस्कस करेंगे। अनिल देशमुख पर परमबीर सिंह के 100 करोड़ रुपए की वसूली के आरोप के बाद से महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार और उसके मुखिया बैकफुट पर हैं। उद्धव सरकार के गृह मंत्री पर अरबों की उगाही करने का इल्जाम लगा है, लेकिन अब तक उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। वहीं महाराष्ट्र के हालात को सुलझाने के लिए एनसीपी के सभी कद्दावर नेता दिल्ली में शरद पवार के घर पहुंचे। एनसीपी की मीटिंग से पहले कांग्रेस नेता कमलनाथ और उनसे पहले शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी पवार से मुलाकात की। एनसीपी के सभी सीनियर लीडर अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुप्रिया सुले और जयंत पाटिल मीटिंग में थे। इन सब के बीच पवार ने काफी देर तक डैमेज कंट्रोल पर चर्चा की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जयंत पाटिल ने खुद शरद पवार से कहा कि अनिल देशमुख के इस्तीफे की जरूरत नहीं है। पाटिल के मुताबिक जांच में एटीएस को अहम लीड्स मिले हैं, लिहाजा जांच के नतीजे आने तक इस्तीफे के मुद्दे पर इंतजार करना ठीक रहेगा। ठोस सबूत मिलने तक इस्तीफा नहीं लेने का आग्रह किया। दरअसल एनसीपी इस पूरे मुद्दे को पीछे छोड़ एंटीलिया केस को आगे कर रही है। एनसीपी का आरोप है कि एंटीलिया केस से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। निश्चय किया है और ये कोशिश जारी है। तब उसके बाद में किसी ने अगर कुछ खत लिखा है तो मैं कल भी ये बोल चुका हूँ, ये आफ्टर थॉट है। हमें लगता है कि इससे ये जो मीडिया का जो लक्ष्य है वो विचलित करने का भी प्रयास इसमें हो रहा है। शरद पवार से कांग्रेस और शिवसेना के नेताओं की मीटिंग के बाद ही एनसीपी की बैठक हुई और इस बैठक में ये फैसला हुआ कि देशमुख के इस्तीफे की जरूरत नहीं है। दरअसल अनिल देशमुख एनसीपी कोटे से मंत्री हैं, लिहाजा एनसीपी पूरे जोर शोर से उनके बचाव में जुटी है। सूत्रों से पता चला है कि एनसीपी को अब तक अनिल देशमुख का कोई विकल्प नहीं मिला है। जानकारी मिली है कि जयंत पाटिल सिंचाई विभाग को नहीं छोड़ना चाहते। अजित पवार और छगन भुजबल जैसे नेताओं के खिलाफ केस पेंडिंग है।
कोई सटीक नाम आने तक एनसीपी अनिल देशमुख के इस्तीफे को टालना चाहती है। उन्होंने कल आरोप लगाए, इससे पहले क्यों नहीं लगाए ये भी बता सकते हैं सामने। सडनली जब उनको पता लगा कि उनको मुंबई पुलिस से हटाकर होमगार्ड को जाना होगा, तब शायद ये बात उन्होंने सामने की। एनसीपी ये कहती तो है कि इस्तीफे का फैसला मुख्यमंत्री लेंगे, लेकिन इसके साथ ही अपना फरमान सुनाकर ठाकरे सरकार पर प्रेशर पॉलिटिक्स भी कर रही है। अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली के आरोप के बाद महाराष्ट्र के मुख्य विपक्षी दल बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। नागपुर से लेकर पटना तक में बीजेपी ने उद्धव सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। वसूली वाले खुलासे के बाद से उद्धव सरकार सख्ते में है। बीजेपी समेत तमाम विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया है। उद्धव सरकार पर देशमुख के इस्तीफे का दबाव है तो एनसीपी डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि वे तो कहते हैं कि इस पूरी घटना की जांच करें, तो केवल परमवीर सिंह की जांच करें या घटना के एक मुख्य किरदार महाराष्ट्र के गृह मंत्री की भी जांच करें। नागपुर में देवेंद्र फडणवीस ने मोर्चा संभाला तो पटना में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। उद्धव ठाकरे की खामोशी और सदन के अंदर विधानसभा और विधानसभा के बाहर उनका सचिन वाजे को डिफेंड करना ये और गंभीर सवाल उठाता है। आरोप शरद पवार के करीबियों पर है, इसलिए वो खुद मैदान में उतरे। कि वाजे को रीइंस्टेट करने में कुछ इनिशिएटिव इसमें जिन लोगों ने ली, इसमें एक सीपी का नाम है। वहाँ जो कमेटी थी, ये कमेटी हेड कर रहे थे एक सीट, तो 16 साल के बाद वाजे को सर्विस में लाने में कुछ न कुछ इसमें हिस्सा उनका है, और आने के बाद उनको सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सेंसिटिव जॉब दिया, वो भी काम उनसे हुआ है। लेकिन शिवसेना के नेता अभी भी विपक्ष के इस्तीफे की मांग को ज्यादा वेटेज नहीं दे रहे। सरकारवर नक्कीच शिंतोडे उडालेले आहेत, हे मान्य करण्यातला एक मोठेपणा माझ्याकडे आहे, कारण मी त्या सरकारचा चारण्याचा चहाचा ओशाळा नाही। त्याच्यामुळे नक्कीच सरकारवरती शिंतोडे उडालेले आहे, यातून हे कसं धुवून काढायचं। वहीं महाराष्ट्र एटीएस ने मनसुख मर्डर केस में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों विनायक शिंदे और नरेश गौड़ को कोर्ट ने 30 मार्च तक के लिए एटीएस कस्टडी में भेजा है। मनसुख हिरेन केस में एटीएस ने कल देर रात कस्टडी में लिए गए कांस्टेबल विनायक शिंदे के घर पर छानबीन की। एटीएस की टीम ने करीब 3 घंटे तक घर का चप्पा चप्पा खंगाला और उसके बाद शिंदे का कंप्यूटर, हार्ड डिस्क समेत कई सामान अपने साथ ले गई। एटीएस की टीम को शिंदे के घर एक कार भी मिली जिस पर पुलिस लिखा हुआ था। इस कार को भी पुलिस अपने साथ ले गई है। इस बीच एटीएस ने मनसुख हिरेन की मौत के लिए सचिन वाजे को मुख्य आरोपी बनाया है। साथ ही एटीएस ने यह भी कहा कि इस मामले का सूत्रधार कोई और है। एनआईए की इंट्रोगेशन के बाद सचिन वाजे से विनायक शिंदे और नरेश गौड़ का नाम सामने आया था, जिसके बाद एनआईए ने यह जानकारी एटीएस को दी और एटीएस ने विनायक शिंदे और नरेश गौड़ को गिरफ्तार कर लिया। नरेश बुकी वो शख्स है जिसने सचिन वाजे और विनायक शिंदे दोनों को कई सिम कार्ड सप्लाई किए थे। बताया जा रहा है कि उन्हीं सिम कार्ड का इस्तेमाल एंटीलिया के बाहर विस्फोटक रखने से लेकर मनसुख की हत्या के दौरान तक किया गया था। सवाल ये है कि क्या नरेश बुकी और विनायक शिंदे उस दिन सचिन वाजे के साथ थे जब मर्सिडीज में उसकी मनसुख हिरेन से मुलाकात हुई थी। जांच में पता चलेगा कि क्या सचिन वाजे ने विनायक शिंदे या नरेश बुकी की मदद से स्कॉर्पियो गाड़ी को विक्रोली से उठवाकर अपनी ही साकेत सोसाइटी में पार्क करवा दी थी। वहीं विनायक शिंदे सचिन वाजे के हिटमैन के तौर पर काम कर रहा था। नरेश बुके और विनायक शिंदे ये दोनों सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। सचिन वाजे पहले से ही एनआईए की हिरासत में है। आज मनसुख हिरेन केस की जांच एनआईए को सौंपे जाने के ऑर्डर हो चुके हैं। जांच एनआईए के पास आने के बाद मनसुख हत्या मामले और एंटीलिया के बाहर कार में जिलेटिन रखने के मामले में कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। पश्चिम बंगाल के रण में आज का दिन रैलियों के लिहाज से बेहद अहम होने वाला है। इससे पहले कल बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसका नाम दिया गया है संकल्प पत्र।
बंगाल की लड़ाई चुनावी मैदान होते हुए घोषणा पत्र तक पहुंच गई है। 17 मार्च को ममता बनर्जी ने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था और कल बीजेपी ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया, जिसे सोनार बांग्ला संकल्प पत्र नाम दिया गया है। खुद गृह मंत्री अमित शाह संकल्प पत्र जारी करने कोलकाता पहुंचे थे। बीजेपी ने जहां आयुष्मान भारत योजना लागू करने का वादा किया, तो ममता बनर्जी ने 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य साथी बीमा योजना जारी रखने का वादा किया। बीजेपी के संकल्प पत्र में कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की बात कही गई है, तो टीएमसी ने अपने घोषणा पत्र में 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही। बीजेपी भूमिहीन किसानों को हर साल 4,000 रुपए की मदद देने वाली है, वहीं टीएमसी किसानों को सालाना 10,000 रुपए देगी। बीजेपी ने वादा किया कि एमएसएमई को 10 लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटी दिया जाएगा। वहीं ममता का दावा है कि 10 लाख एमएसएमई यूनिट बनाई जाएंगी। रविवार को पीएम मोदी भी बंगाल में थे। उन्होंने बांकुड़ा में जनसभा की। उन्होंने ममता के खेला हुए नारे पर डायरेक्ट अटैक किया। अब पश्चिम बंगाल ठान चुका है, पश्चिम बंगाल ठान चुका है, खेला शेष हो गए। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बंगाल में प्रचार करने वाली हैं। वो 3 जगह पब्लिक मीटिंग करने वाली हैं। घाटाल, हल्दिया, नंदकुमार में जनसभाएं करेंगी। तो वहीं अमित शाह और जेपी नड्डा आज असम में 3-3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आज वर्ल्ड वाटर डे है और इस मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल शक्ति अभियान लॉन्च करेंगे। दोपहर 12:30 बजे पीएम मोदी का ये कार्यक्रम होगा, जिसमें केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया जाएगा। वर्ल्ड वाटर डे के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल शक्ति अभियान लॉन्च करेंगे। दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी इस अभियान की शुरुआत करेंगे। जल शक्ति अभियान की थीम है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स एंड ये अभियान 30 नवंबर तक चलेगा। जल शक्ति अभियान का मकसद है लोगों को पानी बचाने के लिए जागरूक करना। ग्रामीण और शहरी इलाकों में लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह से वो पानी बचाकर अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आम लोगों की भागीदारी के जरिए जमीनी स्तर पर जल संरक्षण के लिए एक जन आंदोलन चलाया जाएगा। पीएम मोदी की वर्चुअल मौजूदगी में एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर एक MOA साइन करेंगे, जिससे एमपी यूपी के बीच पानी बंटवारे का विवाद सुलझ जाएगा। इस परियोजना में केन नदी से बेतवा नदी में पानी पहुंचाया जाएगा। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर बताया है कि इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट से बुंदेलखंड के विकास में काफी मदद मिलेगी। इसके साथ ही जल संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हर जिले के सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जल संरक्षण के लिए ग्राम सभाएं जल शपथ लेंगी। देश भर में पिछले 3 दिनों से कोरोना का विस्फोट जारी है। कोरोना के फर्स्ट वेव की तरह ही सेकेंड वेव में भी महाराष्ट्र नंबर 1 पर बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में देश में 47,000 से ज्यादा मरीज कोरोना की गिरफ्त में आए और 213 लोगों की मौत हो गई। लगातार तीसरे दिन नए मरीजों का आंकड़ा 40,000 से ज्यादा रहा। महाराष्ट्र में कल 30,535 नए केस रजिस्टर हुए, जो अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड भी है। रविवार को वहां 99 लोगों की मौत हो गई। सिर्फ 6 दिन में ही महाराष्ट्र में नए केसों की तादाद डबल हो गई है। रविवार को पुणे में सबसे ज्यादा 5,408 संक्रमित मिले, जबकि मुंबई में 3,775 लोगों में वायरस की पुष्टि हुई। घाटकोपर के हुक्का पार्लर में लोगों में कोरोना का कोई डर नहीं दिखा। कोरोना की दूसरी लहर के बाद भी लोग बेपरवाह थे। बीएमसी ने छापा मारा और पार्लर सील कर दिया। मुंबई के दादर स्टेशन मंडी में तो तिल रखने की भी जगह नहीं थी। महाराष्ट्र के बाद पंजाब, केरल, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश का नंबर है। इन 6 राज्यों में देश के 83% नए केस मिले हैं। मौतों के मामले में इन 6 राज्यों की हिस्सेदारी 86.8% है। राजस्थान में बढ़ते कोरोना को रोकने के लिए 8 शहरों में आज से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इन शहरों में राजधानी जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा और कुशलगढ़ शामिल हैं। नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा।
छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी को अगले आदेश तक बंद रखने का निर्देश दिया है। तो वहीं पंजाब में सभी स्कूल, कॉलेज 31 मार्च तक बंद रहेंगे। इसके साथ ही कॉलेज की परीक्षाओं को भी टाल दिया गया है। इस बीच कर्नाटक ने भी राज्य में कोरोना की दूसरी लहर की पुष्टि करके गाइडलाइंस जारी कर दी है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने तिहाड़ जेल में बंद 2 ISIS के आतंकियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आतंकियों पर दिल्ली दंगे के 3 आरोपियों को मारने की साजिश रचने का आरोप है। आतंकी अब्दुल्ला बासित और अजीमो शान ने तिहाड़ में बंद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगों के 3 आरोपियों अंकित, हिमांशु और राहुल को मरकरी देकर मारने की साजिश रची। जैसे ही इनकी साजिश का पर्दाफाश हुआ, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दोनों ISIS आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल दोनों 4 दिन की पुलिस कस्टडी में हैं। कुछ दिनों पहले तिहाड़ जेल में बंद दंगों के आरोपी की मरकरी देकर हत्या की साजिश का खुलासा हुआ था और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जेल में बंद शाहिद और जेल के बाहर दिल्ली में मौजूद असलम को गिरफ्तार किया था। इन दोनों से जेल से प्रोडक्शन वारंट लाकर पूछताछ भी की गई। शाहिद ने पूछताछ में स्पेशल सेल के सामने खुलासा किया कि तिहाड़ में बंद ISIS के आतंकी अब्दुल्ला बासित और अजीमो शान ने दिल्ली दंगों का बदला लेने की साजिश रची थी, जिसके तहत इन लोगों ने दिल्ली दंगों के आरोपी शाहिद को रेडिकलाइज करना शुरू कर दिया। तिहाड़ जेल से ही शाहिद ने फोन पर जेल के बाहर मौजूद असलम नाम के शख्स से पारा जेल के अंदर पहुंचाने के लिए कहा, लेकिन इस बीच शाहिद की कॉल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंटरसेप्ट कर ली और तिहाड़ में रची जा रही खूनी साजिश का खुलासा हो गया। पुलिस के मुताबिक ISIS के आतंकी जेल में बंद आरोपी शाहिद को भड़काकर दंगे के दूसरे आरोपियों की हत्या के लिए उसे उकसा रहे थे। और फिलहाल रुक रही छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए कहां 800 साल बाद फटा ज्वालामुखी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।